Hello, dear students. Welcome to this 15th lecture of Entrepreneurship Development. Hope you will enjoy the lecture. In the previous lecture, we have discussed about profitability and break-even analysis, where we have know about the concept, or we have learned about the concept and importance of break-even analysis, margin of safety in the market or in the process of production. Now I am going to discuss about the lecture 15th, under lecture 15th, so that is the financial ratio and its significance. So let us start with learning outcome or lecture outcomes. So after this session, you will be able to describe the financial ratios and its significance, explain the accounting principles, and describe the accounting methodology. So मैं पेंसिल यहाँ से ले लेता हूँ आपको बताने के लिए. So let us start with financial ratios and significance. What is financial ratio? Financial ratios are one of many tools stock analysts, investors use when analyzing companies or industry. जब किसी कंपनी और जो इन्वेस्टर्स होते हैं किसी कंपनी और उसके स्टॉक का यानी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एनालिसिस करते हैं तो इस टूल्स का यूज करते हैं. नो वन consistently predict a stock price movement, however often highlights a company strength or potential problem. तो कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने पूरी तरीके से प्रिडिक्ट कर दिया और जो है कि उसके मूवमेंट को, प्राइस के मूवमेंट को ये अकॉर्डिंग टू टाइम ये मूव करता रहता है, ठीक ना. इसलिए इसका हमेशा टाइम टू टाइम प्रिडिक्शन की जरूरत पड़ती है. फाइनेंशियल रेशियो कैन आल्सो गिव मिक्स्ड सिग्नल अबाउट कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ ना, एंड कंटिन्यूअसली वेरीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना. उसका जो है कि उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है कंपनी का, उसके ऊपर ही फोकस करता है, जो कि थ्रू आउट द पीरियड बदलता रहता है. Consequently, investors should consider a company's product, management, competitors, and visions for future as well as financial ratios. तो इन सारी चीज़ों पर एक इन्वेस्टर जो है कि नज़र होती है, चाहे उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, कंपटीटर्स कौन कौन उस प्रोडक्ट के मार्केट में मौजूद हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान होता है. सो फर्स्ट फाइनेंशियल रेशियोज हम शुरू करते हैं. तो फर्स्ट इसमें है price to earning ratio, that is PE ratio. What is price to earning ratio? Price to earning ratio is the ratio for valuing a company, किसी कंपनी का मूल्यांकन करने का रेशियो है, that measures its current share price relative to its per share earning. यानी ये करंट शेयर प्राइस को बताता है, मापता है, जो कि उसका पर शेयर अर्निंग से जिसका अनुपात होता है. सो इट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज प्राइस मल्टीपल और अर्निंग मल्टीप्लायर. As name indicates, the ratio is calculated by dividing current price of security by a stock's current earning per share. यानी स्टॉक का करंट अर्निंग पर शेयर क्या है उससे डिवाइड करके इसको हम प्राप्त करते हैं, यानी प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल सेल्स करंट अर्निंग्स पर शेयर. सो जैसा कि बताया गया कि हाई पीई रेशियो यानी a high price earning ratio can mean investors are paying more for company because they expect good future earnings and growth in stock value. यानी जो इसका शेयर है उसके लिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का भविष्य अच्छा है और आगे इसके स्टॉक में और ज़्यादा वृद्धि होगी. दूसरी तरफ जो लो पीई रेशियो है यानी लो प्राइस अर्निंग रेशियो could mean to a stock is undervalued na, and is likely to increase in value or the company is in some financial trouble, so is not expected to recover in near future. यानी कि ये जो लो पी रेशियो है वो ये बताता है कि कंपनी जो है कि उसको अंडर वैल्यूड करती है, उसका जो है कि
कम उसको आकलित करता है। और ये माना जाता है कि हो सकता है कि ये मतलब नजदीक के भविष्य में सुधारे स्थिति, या ये भी माना जाता है कि ये नहीं सुधर पाती है, ये किसी न किसी प्रकार के ट्रोबल में है ना। तो ये है। सेकंड है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी पीबी रेशियो। Price to book value ratio is financial ratio used to compare a company's current market price to its book value। यानी बुक वैल्यू का यहाँ मतलब कि जो बुक में आप मेंशन किया गया है, जो आपने अकाउंट वाले में, उसका उसके साथ इसका कंपैरिजन है। इट इज आल्सो समटाइम्स नोन एज टू मार्केट टू बुक रेशियो। वाइल बाइंग बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स जैसे एनबीएफसी हो गया, चूज शेयर्स विद लो पीबी रेशियो ना, तो इसकी जरूरत होती है कि हाँ, एक चीज और है कि बुक वैल्यू क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बुक वैल्यू है इज वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंस शीट अकाउंट बैलेंस। यानी बैलेंस शीट में जो उसका उस शेयर का उस समय जो भी प्राइस करंट मार्केट प्राइस था, उससे कंपैरिजन किया जाता है आज के प्राइस का ना, वो रहता है। तो नेक्स्ट है प्राइस टू सेल्स रेशियो। So price to sales ratio is a valuation ratio that compares a company's stock price to its revenue। यानी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसका कंपैरिजन रेवेन्यू से करता है। अब जो है कि इसमें द प्राइस टू सेल्स रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ वैल्यू प्लेसेड ऑन ईच डॉलर ऑफ ए कंपनी सेल्स और रेवेन्यू। It can be calculated either by dividing the company's market capitalization by its total sales over 12-month period, or on per share basis by dividing a stock price by sales per share for a period of 12 months। यानी it is also known as sales multiple और revenue multiple। यानी दो कंपनियों के बीच जो, जैसा कि आप यहाँ देखिए, मैं नोट करके हिंदी में इसको लिख दिया हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ था इसलिए मैंने इसको इस तरह से हिंदी में लिखा। तो दो कंपनियों के बीच कंपैरिजन करने के लिए जो प्राइस टू सेल्स रेशियो एक सटीक टूल्स है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अर्निंग को मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारी अर्निंग है, कंपनी का जो भी अर्निंग है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन सॉरी, और सेल्स क्या बोलते हैं, अर्निंग को सॉरी मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन सेल्स को नहीं ना, कि आप इतना बिक्री हुआ उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसलिए जिस शेयर का पीएस रेशियो कम होता है वह शेयर ज्यादा पीएस रेशियो वाले शेयर की तुलना में अच्छा माना जाता है। सॉरी, यहाँ बोल दिए कि अर्निंग को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूँ कि प्राइस टू सेल्स रेशियो इंडिकेटर ऑफ वैल्यू प्लेसेड ईच डॉलर ऑफ कंपनी सेल्स और रेवेन्यू। यानी कंपनी के हर सेल्स पे कितनी रेवेन्यू हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि अर्निंग को आप बढ़ा के दिखा दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन सेल्स को आप कम और बेशी नहीं कर सकते। सेकेंड, जो नेक्स्ट फोर्थ है पॉइंट, वो है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इज ए स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट ऑफ इट्स अर्निंग फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यानी उसका ग्रोथ रेट अर्निंग का क्या रहा है, एक स्पेसिफाइड पीरियड में उससे डिवाइड करके प्राप्त किया जाता है। पीईजी रेशियो इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टॉक वैल्यू while taking company's earning growth into account, and is considered to provide a more complete picture than PE ratio। यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो एक स्टॉक की कीमत है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी आय की वृद्धि दर से विभाजित आय का अनुपात होता है। अब पीईजी रेशियो का उपयोग कंपनी की आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टॉक के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, कि और जैसा कि पीई रेशियो अधिक है, सॉरी, जो पीई रेशियो है वो ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया और कह सकते हैं कि एकदम कंप्लीट पिक्चर प्रदान करता है उसके स्टॉक का। ठीक ना, तो वही यहाँ लिखा है कि प्रोवाइड मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ देन पीई रेशियो। ये जो है पीईजी रेशियो पीई रेशियो से ज़्यादा अच्छा पिक्चर प्राप्त कराता है कंपनी के स्टॉक का। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है डिविडेंड, यानी एंड ए फाइनेंशियल रेशियो दैट इंडिकेट्स हाउ मच ए कंपनी पेज आउट एज डिविडेंड्स ईच ईयर रिलेटेड टू इट्स शेयर प्राइस।
यानी एक फाइनेंशियल रेशियो ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के सापेक्ष हर साल लाभांश के रूप में कितना शेयर होल्डर्स को भुगतान करती है, कितना उनको पे करती है। सो डिविडेंड्स यील्ड इज presented as a percentage can be calculated by dividing the dollar value of dividends in given year। यानी हर साल के जो लाभांश का जो डॉलर वैल्यू है उससे डिवाइड करके हम डिविडेंड्स यील्ड को प्राप्त करते हैं। अब टर्न ओवर रेशियो है। जो टर्न ओवर रेशियो मेजर एक्टिविटी और चेंजेज इन सर्टेन एसेट्स, यानी किसी पार्टिकुलर संपत्ति में किस तरीके से परिवर्तित हुआ। पुअर टर्नओवर जनरली इंडिकेट्स रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स। यानी यदि आपको कंपनी का टर्नओवर यानी उत्पादन कम है तो इससे यही जाहिर होता है कि आप इस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां की कोई मतलब ही नहीं है, ठीक ना। तो ये सारा चीज हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस। Then seventh point, liquidity ratio. These ratios focus on company ability to pay bills when due। नहीं नहीं, उसकी क्या योग्यता है जो बिल कोई ड्यू है तो कंपनी का पे करने के लिए, ये बताता है। इफ लिक्विडिटी रेशियोज रिमेन रिलेटिवली हाई फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, टू मच कैपिटल मे बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड एसेट्स। यानी हमेशा पूरे लंबे समय तक बहुत अच्छा रहा उसका ना लिक्विडिटी रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल में भी इन्वेस्टेड इन लिक्विड एसेट्स सच एज जैसे कैश में हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री में। सो टू लिटिल डिवोटेड टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू ना, तो उसमें कम से कम डिवोटेड समर्पित होता है कि शेयर वैल्यू को हम इंक्रीज करें बनस्पत की वो लिक्विड एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की पसंद करता है। द करेंट रेशियो मेजर कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का मतलब है कि यदि हमारा जो है कि लिक्विडिटी एसेट ज़्यादा है यानी कैश में ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उस पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री ए करेंट रेशियो ऑफ 2 और ग्रेटर इज प्रेफरेबल। यानी या तो 2 या 2 से अधिक है करंट रेशियो तो ये अच्छा है। If the ratio is less than 1, a company could have a trouble meeting current obligation if sales decline। यदि सेल्स घटते जा रहा है, एकदम सेल्स में बिक्री में कमी होते जा रही है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यदि वो रेशियो 1 से कम है। अब नेक्स्ट जो है कि 8 नंबर पॉइंट लेवरेज रेशियो। So leverage ratio consider that company uses borrowed funds टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। यानी कंपनी जो है ये उधार लेकर फंड यूज करती है उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, रादर देन कि वो स्टॉक होल्डर से इक्विटी और इन्वेस्टमेंट शेयर्स के माध्यम से वो ले पाए। द गोल इज बोरोड फंड इज एट ए लो इंटरेस्ट रेट ना, उसका ये उद्देश्य होता है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे एंड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्टिविटी दैट प्रोड्यूस रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सीडिंग द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी उसका यही लक्ष्य होता है कि कम से कम ब्याज दर पर उधार लेकर फिर उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्ट करके, ताकि जो है कि जो ये भी उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि जो रिटर्न हमको मिलने वाला है वो इससे ज़्यादा वापसी होगी ना, इस उद्देश्य से वो लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आते हैं 4.2 दैट इज द बिजनेस अकाउंट। ए बिजनेस नीड ए सिस्टम टू मैनेज इट्स मनी। कोई भी बिजनेस है तो उसको एक सिस्टम की जरूरत होती है ताकि वो अपने मनी को का सही से प्रबंधन कर पाए ना। और बिजनेस अकाउंट आर यूज टू track the cash balance money owed to the business, money owed to creditors and payroll paid to employee। यानी कितनी पैसे की जरूरत होगी, कितना खर्च आएगा वो नगद पे, फिर उधार बकाया चुकाने के लिए, मनी और टू क्रेडिटर्स को देने के लिए, और जो भी एम्प्लॉई वर्कर हैं उनको उनका पेमेंट के लिए। द नंबर्स ऑफ अकाउंट ए बिजनेस नीड विल वैरी बट बिजनेस अकाउंट आर यूनिवर्सल फॉर ऑल बिजनेस। लेकिन जो बिजनेस अकाउंट होता है वो सभी बिजनेस के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। जैसा कि यहाँ भी मैं लिखा हूँ कि व्यवसाय की जरूरत के हिसाब से खातों की संख्या अलग अलग होगी, लेकिन व्यवसाय खाते सभी व्यवसायों के लिए सार्वभौमिक है, यानी एक सा है। अब अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग
रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि उसमें सारे चीज रखते हैं, आइडेंटिफाई मेजर करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं किसका, आर्थिक सूचना का, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एंटिटी इन ऑर्डर टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ना, ताकि जो है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं तो उनको सही हम उस दे सके, उनको सही से सही इंफॉर्मेशन दे सके अपने ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पेरोल का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट जो है कंपनी को कितनी चाहिए चाहे वेज पेमेंट करने के लिए जितने भी हमारा एम्प्लॉय है। नेक्स्ट जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजी। Accounting is often called the language of business because the purpose of accounting is to communicate or report the result of business operation and its various aspects to various users of accounting information ना। यानी ये बिजनेस का एक लैंग्वेज है और इसका पर्पस ये होता है कि जो भी रिपोर्ट, जो भी कम्युनिकेट करना है रिजल्ट का, वो बिजनेस ऑपरेशन से हुआ या इट्स वेरियस यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कुछ भी है उससे उसका हम लेखा जोखा रखने से होता है। In fact, today accounting statements or reports are needed by various groups such as shareholders, creditors, potential investors, columnists of financial newspapers, प्रोपराइटर्स एंड अदर्स। यानी आज के समय में चाहे आपके शेयर होल्डर्स हैं, चाहे जो पैसा आपको दिए हैं वो हो गए ना, तो या पोटेंशियल इन्वेस्टर कोई है, उनको ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं और एनालिसिस करके तब वो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम सेफ जोन में प्ले करें। In view of utility of accounting report to various interested parties, it becomes imperative to make this language capable of commonly understood by all। यानी एक इतना सिंपल लैंग्वेज में इसको कोशिश किया जाता है कि बने ताकि हर व्यक्ति उसको समझने में कैपेबल हो और इजी से आप उस एनालिसिस को समझ पाए ताकि वो अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। Accounting could become an intelligible and commonly understood language if it is based on generally accepted accounting principle, that is GAAP। Hence, you must be familiar with the accounting principle behind financial statement to understand and use them properly। इसलिए आपको जो है कि उसके उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो और फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह से आपको समझदारी होनी चाहिए ताकि आप यूज कर पाए। द फ्लोइंग आर इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर प्रॉपरली स्टेटेड एज कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। यानी कुछ यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिनको कि हम कंसेप्ट और कन्वेंशन के तौर पे मेंशन किया गया है। तो हम एक एक करके यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। पहला जैसे कि है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अप्रूवल कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स हैं। कन्वेंशंस 3 हैं जो है कि कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकेंड है कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी एंड थर्ड है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेशन जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये सबसे बेसिक जो है अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। इट एज्यूम दैट ड्यूरिंग एंड बियॉन्ड द नेक्स्ट फाइनेंशियल period a company will complete its current plan and use its existing assets and continue to meet its financial obligation। This understanding principle is also known as continuing concern concept। It's also assumed that the business will continue for a long time। यानी इस जो है इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अपना बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो यह ध्यान में रखकर बनाता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म पे तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। जो बाहर के पार्टी आएगा और साथ में बिजनेस करने के लिए आती है तो वो भी इन चीजों को ध्यान में रखती है कि अगर हम इस कंसेप्ट को में ध्यान में न रखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है
कि जो करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट के बीच में जो यदि हम कुछ कंपैरिजन करना चाहें या क्लासिफाइड करें तो इस कंसेप्ट के आधार पे ही हम कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि इट्स एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दिस अंडरस्टैंड कंटिन्यूइंग, यानी कि आप जो सालों साल आपका जो डिप्रिसिएशन होता है, चाहे कितने चार्ज हुए कितने चेंज हुए, इसी आधार पर हम निकालते हैं। तो हमारा जो बिजनेस का एक जो है कि उद्देश्य होता है कि अगर हम कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो जो है कि बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक ना, इसको ये करना। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द कंसिस्टेंसी concept or principle. The consistency principle requires accounting to be consistent from one accounting period to another. In applying continuing principle, method, practice and procedure, यानी ये बताता है कि जो भी आपका मेथड है, जो रॉ है, जो कॉलम आपने यूज किया है, वो थ्रू आउट द पीरियड सेम ही रहेगा। मेथड हमारा वही रहेगा उसको कैलकुलेट करने का ना, यानी साल दर साल, ताकि हम प्रॉफिट को कंपेयर कर सके, यानी साल दर साल वही हम मेथड यूज करेंगे। यानी वन पॉलिसी यूज ईयर बाय ईयर, हर साल उसी पॉलिसी को हम यूज करेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये बताता है, इसीलिए इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। देन है बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट principle, concept या principle दोनों कहिए। The business entity concept states that the transaction associated with business must be separately recorded from those of its owner and other business. Doing so requires the use of separate accounting recorded for organization that completely exclude the assets and liabilities of any other entity or the owner। यानी इसका कहने का ये मतलब है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, दोनों की जो भी रिकॉर्ड होगा अलग अलग होगा, ना कि एक ही में बनाना है। यानी सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, बिजनेसमैन अलग है। दिस प्रिंसिपल एज्यूम दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन टू आर सेपरेट एंटिटीज। All transactions are recorded from point of view of business, not from the point of view of बिजनेसमैन। यानी सभी लेन देन जो है वो जो है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से दर्ज किया जाएगा, न कि व्यवसाय के। देन फोर्थ है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। This means that focus of accounting transaction is quantitative information rather than on qualitative information। यानी कि इसका मतलब ये है कि मनी मेजरमेंट का कि वही चीज रिकॉर्ड हम करेंगे जो कि मनी के टर्म में जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। यानी इसका जो है उद्देश्य है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर, क्वालिटेटिव पर नहीं। दस द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर never reflected in company's accounting record, which means that they never appear in its financial statement. Example of items that cannot be recorded as an accounting transaction because they cannot be expressed in terms of money। यानी कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिनको हम मनी के रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको इसमें एनलिस्ट नहीं किया जा पाता, उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं हो पाता है। जैसे कि स्किल लेवल, एम्प्लॉय वर्किंग कंडीशन, एक्सपेक्टेड रीसेल्स वैल्यू ऑफ पेटेंट और वैल्यू ऑफ एन इन हाउस ब्रांड, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी ना। देन है क्वालिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट फॉर फील्ड सर्विस, इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। ये सारी चीज ये जितना चीज आप देख रहे हैं ऊपर तक, उसका हम उसमें नहीं कर पाते हैं एंट्री, क्योंकि वहां इसको हम मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे ना, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ऑल ऑफ द प्रीसीडिंग फैक्टर्स आर इनडायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस because they have an impact on revenue, expenses, assets or liability. Thus, non-monetary transactions are not recorded in book of account। यानी नॉन मॉनेटरी जो मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो बुक ऑफ अकाउंट में उसको हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। स्ट्राइक, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लॉयल एम्प्लॉइज etc. affect the business but cannot be measured in terms of money। That is why they are not recorded in the book of accounts।
यानी ये सारा चीज हमारे बिजनेस को प्रभावित करता है, लेकिन हम उसको मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका रिकॉर्ड उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, प्रिंसिपल और पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। एंड अकाउंटिंग पीरियड इज द स्पैन ऑफ this period define the time range over which business transactions are accumulated into financial statement and is needed by investors so that they can compare the result successive period। यानी कि इसमें हम बताता है कि जो भी हम बुक ऑफ अकाउंट बनाते हैं वह कुछ महीनों के लिए बनता है, फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट हम निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए उसको बनाते हैं। यानी एक चीज होता है कि जनरली जो भी स्टेटमेंट में बनता है वो 12 मंथ के लिए होता है, और टाइम पीरियड को हम कर लेकर चलते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर पर, जैसा कि जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। तो एक चीज को हमें ध्यान में, यानी अकाउंटिंग पीरियड को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे लाइफ ऑफ बिजनेस इज इंडिफिनिट, सो द इंडिफिनिट लाइफ इज डिवाइडेड इनटू पीरियोडिकल इंटरवल ना, एंड ईच इंटरवल इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली जो 12 महीने का होता है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नॉर्मली 12 महीने का होता है, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना। एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ना, प्रिपेयर किया जाता है, और टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि हम ये सब जान सके। अगेन कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट अब्लिक हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट दियर कॉस्ट प्राइस। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल बिजनेस एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक एट कॉस्ट ना, दैट इज द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। यानी जो जब आप इसको खरीदे थे उस समय प्राइस क्या पेड किए, उसी के आधार पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट प्राइस इज नॉट कंसिडर। यानी कि ये नहीं कि कल खरीद कर लाए आज कुछ और प्राइस हो गया तो आप क्या किए कि अकाउंट में आज करेंट प्राइस एंट्री कर दिए, ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। इफ नथिंग इज पेड टू अक्वायर एन एसेट, सेम विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। यदि कुछ भी नहीं पे किए हैं तो वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फेवरेबल लोकेशन, मैनेजरियल स्किल्स, मोरल ऑफ एम्प्लॉय, ये सारा चीज जो है कि उसमें रिकॉर्ड नहीं होता, जैसा कि ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैचिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल। मैचिंग कंसेप्ट, सॉरी यहाँ मैचिंग के जगह पर मार्किंग हो गया है। मैचिंग मीन्स एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू विच रिलेटेड एक्सपेंसेस। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यानी कि ये जो है कि उसके पीरियड कंसेप्ट पे बेस्ड है कि कितना खर्च हुआ और कितना इनकम हुआ, वो दोनों का मैच करना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन प्रॉफिट्स अर्न और लॉस सफर। कि कहीं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द पीरियड। यानी कि खर्च जो हुआ है और जो आय हुई है वो चीज का मैच करने के लिए इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं, ठीक ना। इसमें एक्चुअली आप देखते हैं कि सबसे जो चीज देखा जाता है वो साल भर के एक्रूवल बेसिस पर उस पर हम कंपेयर करना होता है ना, कि उस एक्सपेंस जो उसका खर्च है वो रेवेन्यू और जो है कि अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका हम इसके माध्यम से वर्णन करते हैं। देन जो है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। Dual aspect concept state that every business transactions require recordation in two different accounts. For every business transaction has double effect. One is debit and other is credit. यानी एक साथ जो भी दो इफेक्ट होते हैं, एक इसका क्रेडिट साइड, दूसरा इसका डेबिट साइड ना। इफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड द सेम शुड बी क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट। यदि आप मान लेते हैं कि यहाँ से 50 रुपया हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए तो हमारे में डेबिट 50 रुपया हुआ और सेम ही अमाउंट आप में क्रेडिट दिखाएगा। सो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। हेंस अकॉर्डिंग टू द दिस प्रिंसिपल अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी कैपिटल। अब आते हैं कन्वेंशन पे। फर्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। जितना भी आपसे मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको फुल डिस्क्लोज कीजिए। इट मीन्स नथिंग शुड बी हिडन, कुछ भी छिपा नहीं होनी चाहिए। दिस कंसेप्ट से ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट शुड शो इन पब्लिक, नॉट हाइड एनीथिंग। यानी सब कुछ पब्लिक में शो होना चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अगेन सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज द कन्वेंशन ऑफ materiality. I mean materiality, only those transactions should be recorded which are material or relevant for determination of income of the business. All immaterial or unimportant items should not be recorded ना। यानी वही इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि रेलिवेंट है, और जो अनमटेरियल या जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका रिकॉर्ड इसमें नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ स्टेशनरी इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इवन इफ दिस स्टेशनरी परचेज इन एसेट। उदाहरण के लिए जैसा कि मैं लिखा हूँ कि स्टेशनरी की खरीद को एक व्यवसाय के रूप में दर्ज किया जाता है, भले ही स्टेशनरी संपत्ति में खरीद की गई है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना होता है। अगेन जो है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट द अकाउंटेंट्स मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। यानी हमेशा जो है सेफ जोन में खेलने की पॉलिसी अप्लाई करता है व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दैट इज व्हाई अकाउंटेंट फॉलो द रूल्स anticipate no profit but provide for all possible losses while recording the business events। यानी वो कोई भी उम्मीद नहीं करता है कि लाभ होने वाला है, लेकिन जितने भी संभावित लॉस है उसका सब पे विचार करता है while recording business events। So this rule means that an accountant should record lowest possible value for assets and revenue and the highest possible value for liabilities and expenses। यानी इसके लिए हाईएस्ट कहता है। इस नियम का मतलब है कि जो लेखाकार है वो संपत्ति और राजस्व के लिए न्यूनतम संभव मूल्य तथा देनदारी और खर्च के लिए उच्चतम संभव मूल्य रिकॉर्ड करता है। उसको करना चाहिए। क्यों? वो जैसा कि मैं बता दिया कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज। बी रेडी टू प्रोटेक्ट द पॉसिबल लॉसेज बट डोंट प्रिडिक्ट द प्रॉफिट। यानी वो ये भी रहता है कि जो कि पॉसिबल लॉस के लिए उसको प्रोटेक्ट, उससे बचने के लिए वो सब तैयार होता है, लेकिन प्रिडिक्ट प्रॉफिट का प्रिडिक्शन नहीं करता है। सो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी, अब मेथोडोलॉजी पे आते हैं। अकाउंटिंग मेथड रेफर्स टू रूल ए कंपनी फॉलोज इन रिपोर्टिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। द टू प्राइमरी मेथड्स आर that is accrual and cash accounting. Cash accounting report revenue and expenses as they are received and paid। जो भी वो रिसीव किया है, पे किया है, उसकी बात करता है। अक्रूवल अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग मेथड where revenue or expenses are recorded when transactions occurs rather than when payment received or made। यानी जब ट्रांजैक्शन होती है तब इसको इसका रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसको ज्यादा क्लियर से हम ये दोनों से समझ लेते हैं। फर्स्ट है कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड दैट इज रिलेटिवली सिंपल एंड इज कॉमनली यूज्ड बाय अ स्मॉल बिजनेस। If a business generates more than 5 million in annual sales, however, it must be accrual। यदि वो बिजनेस 5 मिलियन से ज़्यादा, $5 मिलियन से ज़्यादा का सेल्स करता है तो उसको अक्रूवल मेथड लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनल रेवेन्यू सर्विस रूल। यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। जैसा कि अभी मैचिंग प्रिंसिपल का डिस्कशन ऊपर मैंने किया, विच इज इंटेंडेड टू मैच द टाइमिंग फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज रिकॉग्निशन। By matching revenue with expenses, accrual method is intended to give more accurate picture of the company's true financial condition। यानी कंपनी का जो ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में एक एग्जैक्ट पिक्चर प्रोवाइड करता है जो है अक्रूवल अकाउंटिंग। तो इस प्रकार से आज हम लोग फाइनेंशियल रेशियो और जो है इट्स सिग्निफिकेंस का डिस्कशन किए, और इसके साथ ही मैं ये लेक्चर अंत करता हूँ। और यदि कोई आपका डाउट हो तो आप हमसे फिर पुनः मीट पे मिल लीजिएगा। ओके, थैंक यू।
Thank you for your presence.